नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देखना आप आपके साथ। मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मध्य प्रदेश में बीजेपी ने आज से उपचुनाव का शंखनाद कर दिया है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा उज्जैन में महाकाल के दर्शन के साथ ही अपने चुनावी अभियान की शुरुआत कर चुके हैं। मध्य प्रदेश की एक खंडवा लोकसभा सीट पर और विधानसभा की 3 सीटें जोबट, पृथ्वीपुर और रैगांव में उपचुनाव होने हैं। वीडी शर्मा अगले 2 दिनों तक खंडवा और जोबट में कार्यकर्ताओं की मीटिंग लेकर उनमें जोश भरेंगे। साथ ही कार्यकर्ताओं को चुनाव जीतने की ट्रेनिंग भी देंगे। इसके अलावा उपचुनाव वाले इलाकों में बीजेपी का माहौल बनाने के लिए केंद्रीय मंत्रियों की जन आशीर्वाद यात्राएं भी सेट की गई हैं। इस दौरान भव्य रथ पर सवार होकर सिंधिया देवास से यात्रा निकालेंगे। एसपी सिंह बघेल भी यात्रा में होंगे और एक यात्रा वीरेंद्र खटीक भी आशीर्वाद यात्रा निकालेंगे जो मध्य प्रदेश में गुजरेगी। हमारे कैबिनेट मंत्री मध्य प्रदेश के अंदर माननीय वीरेंद्र कुमार जी और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी दोनों की जन आशीर्वाद यात्रा जो देश के अंदर हमारे जो नए मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं, जिसमें भारत के इतिहास में पहली बार 27 मंत्री 27 मंत्री ओबीसी वर्ग के बने हैं। अनुसूचित जाति जनजाति के मंत्री बड़ी संख्या में बने हैं। 11 महिलाएं मिनिस्टर बनी हैं। माननीय मोदी जी के इस मंत्रिमंडल ने इतिहास बनाया है भारत के अंदर। उनकी जन आशीर्वाद यात्रा में माननीय वीरेंद्र कुमार जी की और माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया जी की तैयारी हमारे कार्यकर्ताओं ने जहां पर जो रूट तय हुआ उसके अनुसार भव्यता के साथ। आपको बता दें कि इस बार के चुनाव में बीजेपी के लिए इतनी आसानी नहीं होगी। खंडवा से बीजेपी की सिटिंग एमपी नंद कुमार सिंह चौहान के निधन के बाद बीजेपी उनके विकल्प की तलाश में जुटी है। वहीं सामने कांग्रेस के कद्दावर उम्मीदवार पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव हो सकते हैं। बात करें जोबट की तो बीजेपी जोबट में कभी जीत नहीं पाई। ऐसे में वीडी शर्मा के लिए जोबट और खंडवा का जो दौरा है वो काफी अहम हो जाता है। महंगाई, बेरोजगारी, बाढ़, अव्यवस्था, कोरोना, बिजली ऐसे तमाम मुद्दे हैं जो बीजेपी पर भारी पड़ सकते हैं। लेकिन इन मुद्दों को कांग्रेस भुना नहीं पा रही है। अपनी आपसी गठजोड़ में जुटी कांग्रेस जमीन पर नजर नहीं आ रही। पिछले दिनों कमलनाथ ने भोपाल में उपचुनाव पर लंबा मंथन किया, लेकिन इस मंथन से नतीजा क्या निकला ये खुद कांग्रेस नहीं जानती। जिस प्रदेश के अंदर कोरोना की दूसरी लहर से 1 लाख से अधिक मौतें हुई हो, जिस प्रदेश के अंदर हाल ही में आई बाढ़ से 30 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई हो, 4000 से अधिक पशुओं की मृत्यु हुई हो, कई बड़े पुल पुलिया बह गए हो, 8000 करोड़ से अधिक का नुकसान हो, 30,000 से अधिक मकान क्षतिग्रस्त हुए हो, यदि बात करें तो 1 लाख हेक्टेयर से अधिक की फसलें बर्बाद हुई हो, वहां भारतीय जनता पार्टी उत्सव, आयोजन, अभियान, यात्राओं में लगी है। अभी भी जन आशीर्वाद यात्रा का कार्यक्रम जारी कर दिया। एक तरफ प्रदेश के अंदर आपदा का समय, संकट का समय, और भारतीय जनता पार्टी एक भव्य सुसज्जित रथ पर केंद्रीय मंत्रियों को तैनात कर यात्रा निकाल रही। इन केंद्रीय मंत्रियों ने ऐसा क्या कर दिया जो इनको जन आशीर्वाद यात्रा के लिए निकलना पड़ रहा है? भारतीय जनता पार्टी हर समय चुनाव की तैयारी में रहती है। चुनाव की तैयारी का मतलब है जनता के बीच जाना, जनता की समस्याओं का निदान करना, और हमारी सरकार, हमारे नेता और हमारा संगठन लगातार जनता के बीच रहकर ही काम करता है। इसलिए कोई उपचुनाव के लिए हमें अलग से तैयारी करना ऐसा नहीं है, पर निश्चित रूप से उपचुनाव है तो हमें पूरी रणनीति पर विचार करना है, समीक्षा करनी है। इसलिए हर स्तर पर हमारे नेता उपचुनाव की। चलिए, ऐसे में सवाल यह है कि बीजेपी की सक्रियता क्या पार्टी को बढ़त दिला पाएगी या फिर कांग्रेस की सुस्ती उसकी परंपरागत सीटों पर भी भारी पड़ जाएगी। इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता जेपी धनोपिया जी होंगे। जेपी धनोपिया जी, बहुत स्वागत है। और बीजेपी प्रवक्ता डॉक्टर हितेश वाजपेयी जी हमारे साथ होंगे। डॉक्टर हितेश, आपका भी बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल जेपी धनोपिया जी आपसे, कई सारे मुद्दे हैं लेकिन इन मुद्दों को क्या कांग्रेस भुना पाएगी? जोबट आपकी परंपरागत सीट रही है, खंडवा में भी आप लोग ताल ठोकने वाले हैं, लेकिन क्या इन मुद्दों पर जनता का जो आशीर्वाद है वो आपको मिल पाएगा या बीजेपी आशीर्वाद यात्रा में लूट ले जाएगी सारी जो जनता के आशीर्वाद है? के जो हालात हैं किसी से छिपे हुए नहीं। मध्य प्रदेश में चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है, महंगाई की वजह से, भ्रष्टाचार की वजह से, कोरोना के पीड़ितों की मृत्यु के उनके रिकॉर्ड की वजह से, इलाज न मिलने के कारण, सारी चीजों के बाद देखिए आप आज भारतीय जनता पार्टी किस बात के लिए यात्रा निकाल रही है। निकालने का अधिकार है, निकालें, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मेरा कहना है कि उन्हें आशीर्वाद उस तरह का मिलना संभव नहीं है। जो आज मध्य प्रदेश के हालात है वो पूरे देश के हालात एक से हो रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में स्थिति बद से बदतर हो रही है। आज स्वयं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने कहा है किसी कार्यक्रम में
कि भैया हवाला और दलाली और ये सब भ्रष्टाचारी काम बंद करो, तो अभी तक चल रहा है। इसका मतलब यही हुआ ना। तो ऐसे में आप किस मुंह से किस लोगों के पास जा रहे हैं? आज बाढ़ आई, बाढ़ में देखिए लोगों को, लाखों लोग आज बेघर हो गए हैं कि हजारों लोगों को, बेचारों को आज राहत नहीं मिल रही है, बाढ़ पीड़ित है, खाने के लिए मिला है, सुविधाएं नहीं है, जो मर गए उनको मुआवजा नहीं मिला। कितने ही लोग हैं। कोरोना में जो मृत्यु हुई, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि हम 1 लाख रुपए देंगे, लेकिन आज तक लोगों को सर्टिफिकेट तक नहीं दिया 1 लाख रुपए की बात। दूसरी, तो मुझे नहीं लगता कि आशीर्वाद यात्रा से फर्क पड़ने वाला है। अभी तो चुनाव की घोषणा हुई नहीं है, और चुनाव होंगे कब होंगे ये अभी भविष्य गर्त में छिपा हुआ है। क्योंकि जो इस तरह का हाल लग रहा है कि चुनाव कराने वाले नहीं है, चुनाव कराने की स्थिति नगरीय निकाय के चुनाव की घोषणा करते करते भी उन्होंने उसको अनिश्चितकाल के लिए टाल दिया गया। तो ये हालात है, चुनाव से घबराए हुए हैं। ये तो सिर्फ लोगों की फेस सेविंग करने के लिए, दिखावा करने के लिए, अपनी बातें बताने के लिए कर रहे हैं। अभी आप देखिए भोपाल में कितना बड़ा आंदोलन हुआ है, प्रदर्शन हुआ है, लोगों की सारी चीजें, लोगों में बहुत उत्साह है, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ नाराजगी है, और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकलाप है उनसे कोई संतुष्टि नहीं है किसी को। इसलिए मानकर आप चलिए, आने वाले समय भाजपा के लिए मुश्किल ही मुश्किल है, और कुछ नहीं। डॉक्टर हितेश जी, आप तो डॉक्टर भी हैं, आखिर दमोह में कौन सी नब्ज कमजोर पड़ गई बीजेपी की, इस पर क्या मंथन हुआ? और साथ ही सवाल ये कि मुद्दे कई सारे हैं कहा जा रहा है, लेकिन उन मुद्दों पर क्या आशीर्वाद यात्रा के जरिए या फिर जो वीडी शर्मा एक अपना दौरा शुरू कर रहे हैं उपचुनाव वाले क्षेत्रों में, उसके जरिए बढ़त मिल पाएगी क्या भारतीय जनता पार्टी को? डॉक्टर हितेश बहुत आगे निकल गए हैं। और जहां तक दमोह का सवाल है, दमोह की हम लोगों ने बहुत अच्छे से विवेचना भी की थी, और उस समय भी मैंने आपको बताया था कि कांग्रेस में इतनी हिम्मत नहीं है कि हमको 17,000 से हरा दे। वो तो कहीं ना कहीं हमारे अपने फैक्टर थे जिसको हमने करेक्ट भी किया है। और स्वाभाविक है, एक संगठन के दौरे इसीलिए होते हैं। आज विष्णुदत्त शर्मा जी हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं, सुहास भगत जी, हितानंद जी, तीनों निकले हैं और संगठन की लगातार बैठकें उस क्षेत्र में होने वाली हैं। इसके साथ साथ जिस जन आशीर्वाद यात्रा की आप बात कर रहे हैं, वो बेसिकली संसद में लिए गए फैसले या हमारी सरकार द्वारा लिए गए जो फैसले हैं, जो कई कारण से आपने देखा ना, संसद में लोग टेबल पे खड़े रहते हैं। नहीं, वो ठीक है, उन नए मंत्रियों का इंट्रोडक्शन भी आप लोगों को कराना है, लेकिन मध्य प्रदेश में उसके सियासी फायदे भी आपको मिलेंगे क्या, ये भी सवाल है डॉक्टर हितेश जी? मैं उसी पे आ रहा था। थोड़ा सा आप अनुमति देंगे तो मैं बता सकता हूँ। जरूर कहिए जी। तो संसद के जैसे उदाहरण के लिए इस सत्र में लगभग 20 बिल पारित हुए। वो 20 बिल कौन से हैं? देखो, कांग्रेस थोड़ी ना कभी चाहेगी कि हमने जो फैसले लिए हैं वो फैसले जनता तक पहुंचे। तो स्वाभाविक है कि हमको कोई ना कोई तरीका निकाल के जनता के बीच जाना पड़ेगा। और यही कारण है कि 212 लोकसभाओं में हमारी ये 39 मंत्रियों के माध्यम से ये यात्रा देश भर में हो रही है, और जिसमें विषयों को लेकर हम लोगों के बीच सीधा जाएंगे। हमारे यहाँ नेता कमलनाथ जैसे थोड़ा ना भैया, जो पता ही नहीं है कहाँ। 15 अगस्त को 15 घंटे नहीं रुके वो मध्य प्रदेश में। पिछले 15 महीने में 15 दिन में बार बार पूछ रहा हूँ, मुझे बता दो भाई साहब, कौन से 15 दिन है जब 15 महीने में नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष कांग्रेस के कमलनाथ जी मध्य प्रदेश की धरती में रहे हो? वो 15 दिन का जवाब आज तक नहीं आया। धनुप्रिया जी से आप ये 2 सवाल पूछ लीजिएगा। यदि वो रहेंगे तो बात, अच्छा सदन चलता है तो वो ढोल लेके खड़े हो जाते, सारे विजुअल है आपके पास। तो सदन, भाई आप लोग सब तनख्वाह, इसलिए आप लोग तनख्वाह देते हो सूरज जी, ध्यान रखना, आपकी जो सैलरी कटती है ना उसमें से इनको तनख्वाह मिलती है, और उस तनख्वाह का ये क्या करते हैं, ढोल गले में डाल के वहां खड़े हो जाते हैं। कभी आप देखा कमलनाथ जी आपके लिए यात्रा पे निकले हो? तो नेता प्रतिपक्ष होने से क्या होता है, भाजपा तो जब विपक्ष में रहती तब भी जनता के बीच जाती है, हमारे जनप्रतिनिधि जाते हैं, ये तो रहते ही नहीं है मध्य प्रदेश में। भाई ये तो बहुत विचित्र बात हो गई है कि मैं आपसे बोल रहा हूँ ना, 15 महीने 15 दिन नहीं रुके। तो हमारे जनप्रतिनिधियों के लिए तो हम तो कोई ना कोई कारण ढूंढते रहते हैं जिसके माध्यम से हम जनता के बीच रहे, जनता के विषयों को उठाते रहे। यही भारत की जनता की पार्टी है साहब। तो रोज कार्यक्रम आएंगे, हम लोगों के बीच रहेंगे, लोग अपनी बात हम तक पहुंचाएंगे, हम अपनी बात लोगों तक पहुंचाएंगे, और ये लोग 8 बजे टीवी पर बैठ के या तो हमको कोसेंगे, और या फिर वो इनके प्रदेश अध्यक्ष हैं, वो तो हमेशा वीकेंड प्रदेश अध्यक्ष हैं, अब तो मंथ एंड हो गए, महीने में 1-2 दिन आ जाते हैं। धनुप्रिया जी भी अपना माथा ठोक लेंगे उनकी गतिविधियों को देखकर कि भाई जब वही नहीं होते तो करे क्या कांग्रेस। चलिए ठीक है, तो हम बेहतर हैं, बहुत बेहतर है। इसका जवाब धनुप्रिया जी से लेंगे, लेकिन अमित हमारे संवाददाता खंडवा से जुड़ चुके हैं। अमित, फिलहाल खंडवा में स्थिति क्या है? दौरे भी होने वाले हैं और बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा वहां पहुंचेंगे, लेकिन नंद कुमार सिंह चौहान का जो पार्टी में औरा रहा है, क्या उनका विकल्प तलाशने के लिए भारतीय जनता पार्टी के सामने चुनौती होगी? और कांग्रेस की स्थिति क्या है? अरुण यादव जिस तरह से लगातार वहां से ताल ठोकते रहे हैं, उन पर एक बार फिर से दारोमदार दिखाया जाएगा?
जी बिल्कुल, मैं बता दूं कि नंद कुमार सिंह चौहान का ओहदा बहुत ही बड़ा रहा है और उन्हें निमाड़ की नैया नंदू भैया के नाम से खंडवा और पूरे क्षेत्र में जाना जाता रहा है। उनका विकल्प तलाशने में भारतीय जनता पार्टी जुटी हुई है और बड़ी बात यह है कि पूरे संसदीय क्षेत्र से करीब 35 नाम जो है दावेदारी में सामने आए हैं। हालांकि उनके जो पुत्र हैं हर्षवर्धन सिंह चौहान, उनका नाम सामने आया है। इसके अलावा जो पूर्व मंत्री हैं अर्चना चिटनीस, उनके अलावा खंडवा से जो हिंदुत्व की राजनीति करते हैं अशोक पालीवाल, ये 3-4 नाम जो हैं वो लगातार अपने जो दौरे हैं उस पर लगे हुए हैं और जनता के बीच पहुंच रहे हैं। अमित, इसके अलावा क्या चुनावी जो बिगुल है ये माना जाए खंडवा में शुरू हो चुका है? अब बिना चुनाव की तारीखों के ऐलान के पहले ही ये सारा जो समीकरण वो साधने की कोशिश की जा रही है, ग्राउंड जीरो पर क्या देख रहे हैं आप? बिल्कुल ये चुनावी बिगुल बिल्कुल बन चुका है, यहाँ पर फूक गया है और जबकि चुनाव की तारीखें भी अभी घोषित नहीं हुई है। कांग्रेस से अगर बात करें तो अरुण यादव लगातार खंडवा पर नजर बनाए हुए हैं और वे खंडवा के दौरे लगातार कर रहे हैं। इसके अलावा भारतीय जनता पार्टी में 18 और 19 तारीख को जो आने वाले मध्य प्रदेश भाजपा के जो अध्यक्ष हैं वी.डी. शर्मा, वो खंडवा और बुरहानपुर के दौरे पर रहेंगे और इसके अलावा शिवराज सिंह चौहान जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, वे 18 को खरगोन जिले के रावेरखेड़ी में रहेंगे और ये कहा जा रहा है कि वे खंडवा भी आ सकते हैं। चलिए, मैं तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया। लेकिन धनुपिया साहब, सबसे बड़ी जो चुनौती आप लोगों के सामने है, बीजेपी आरोप लगा रही कि आप लोग ग्राउंड जीरो से नदारद हैं। बाढ़ बारिश का मुद्दा हो, कोरोना का मुद्दा हो, विपक्ष जमीन पर नहीं दिख पा रहा है जिस मजबूती के साथ आप लोगों के पास मुद्दे तो हैं, लेकिन मुद्दों पर जनता का समर्थन कैसे आएगा बिना जमीन पर उतरे? आयुष जी, मैं सबसे पहले तो डॉक्टर वाजपेयी की बात का जवाब देना चाह रहा हूँ। जरूर। उन्हें कमलनाथ जी का फोबिया हो गया है। दिनों रात सोते हुए कमलनाथ जी ने जाते हैं कि 15 साल के बाद 3-6 महीने की उन्होंने छुट्टी कर दी थी, भागते हुए आए थे ये लोग और फिर उन्होंने प्रजातंत्र का कवाड़ा करके पूरे देश के अंदर प्रजातंत्र कलंकित करके जैसे लोग खरीद कर इन्होंने सरकार बना ली। और आज फिर कमलनाथ जी घबरा रहे, क्यों? कमलनाथ जी रहेंगे तो नोट कर लेना कि 2023 तक फिर नहीं देखेंगे ये लोग कहाँ चले गए, ये 12 बज जाएंगे इन लोगों की। इनके लिए कम प्रॉब्लम है। अरे कमलनाथ जी के नाम से आप कमलनाथ जी अकेले हैं। आपको 4 दिन की घोषणा करते हैं विधानसभा की। सुनिए, डॉक्टर वाजपेयी ने पहले भी क्यों नहीं बोला? 4 दिन की घोषणा करते हैं और 4 घंटे विधानसभा बढ़ा देते हैं आप लोग। अरे आप है क्या? आपके फिर कौन होता है? आप क्या? चलिए ठीक है, व्यक्तिगत हमले नहीं, व्यक्तिगत नहीं, आप क्या है? व्यक्तिगत नहीं, ठीक है। सरकार 2018 बनेगी। अरे भाई है, बनेगी। आप कौन? आपका वजूद क्या है? नहीं, कमलनाथ जी कब रहेंगे बता दो। आप क्या है? आपके कमलनाथ जी रहेंगे, रहते हैं। 11 तारीख को जो चलिए ठीक है धनुप्रिया साहब, ठीक है, व्यक्तिगत हमले नहीं, मैं रोकूंगा आपको। ठीक है, जो मेरा सवाल था धनुप्रिया साहब, मेरा सवाल था बाढ़ बारिश में बीजेपी के सारे नेता पहुंच गए सत्ता में होते हुए भी, लेकिन विपक्ष की तरफ से क्या मुद्दा बनाने की जो कोशिश थी बिना जमीन पर उतरे वो मुकम्मल हो जाएगा वो प्रयास जो है? धनुप्रिया साहब देखिए, आदरणीय कमलनाथ जी सक्रियता से जिस तरह काम करते हैं, कमलनाथ जी की उपयोगिता भाजपा क्या जाना है? भाजपा को क्या लेना देना? भाजपा के लोग अपना देख लें। 4 दिन की विधानसभा बुलाते हैं, 4 घंटे में समझौता करके विधानसभा अध्यक्ष। नहीं, वो सब ठीक है धनुप्रिया जी, वो सब ठीक है, लेकिन क्या कांग्रेस के जो बड़े नेता हैं वो जमीन पर उतर जाएंगे? आप लोग आप जयचंदों की भीड़ को लेकर बैठे हुए हो और अब ये माफीनामा के लिए आप घूमते फिर रहे यात्रा करते हुए। आप देखिए, जो आपके दमों में हुआ था वो पूरे प्रदेश होगा, सब जगह। चलिए ठीक है। देखा नहीं उस दिन आपने 12 बजे थे, 11 तारीख को जो आंदोलन हुआ था, भाग के बने थे। ठीक है डॉक्टर हितेश जी, ठीक है धनुप्रिया साहब, मैं लौटता हूँ, धनुप्रिया जी मैं लौटता हूँ, मैं लौटता हूँ। ठीक है, कमलनाथ जी के नाम से तकलीफ ठीक है कि आपके 12 बजे करते हैं। ठीक है 2018 में भी आप साफ हुए थे, ठीक 2023 में भी आप साफ होंगे और शिवराज सिंह चौहान अपनी कुर्सी नहीं बचा पा रहे। चलिए ठीक है डॉक्टर हितेश जी, जो बड़ा सवाल आपने खुद माना कि दमोह के दंगल में कुछ ऐसा हुआ कि बड़े नेताओं ने जो साथ नहीं दिया उसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। ठीक है जेपी जी, मैं लौटता हूं। मैंने नहीं कहा सूर्यवंशी जी, लेकिन हाँ, भारतीय जनता पार्टी के हमारे अपने कुछ कारण थे, नहीं तो कांग्रेस में इतनी क्या कारण थे? ठीक है धनुप्रिया साहब, मैं उसका जवाब ले लेता हूँ। यही कारण था कि आपने टिकाऊ के सामने खड़ा कर दिया। बिल्कुल ही नहीं है ताकत। अरे भूले साहब, कमलनाथ जी हमारे गरीब आदमी यदि आपके सरकार आका लोग आलोचना के रूप में कोई आवेदन आपके देना आका लोग चाहता है, घबराते हैं। आपको पता है वो रहते ही नहीं है। धनुप्रिया साहब सुन लेते हैं, धनुप्रिया साहब सुन लेते हैं, आप तो कानून के जानकार हैं, सुन लीजिए ठीक है सुन लीजिए जेपी धनुप्रिया जी सुन लेते हैं, धनुप्रिया साहब सुन लेते हैं, धनुप्रिया जी सुन लेते हैं।
धनुपिया जी सुन लेते हैं। अरे आप ही लोग लोकतंत्र की बात आप ही लोग करते हैं, लोकतंत्र में उनको भी सुन लीजिए, बीजेपी तो मरी पड़ी उनका पक्ष भी सुन लीजिए। धनुपिया जी उनका पक्ष भी सुन लीजिए। ठीक है, आपने अपनी बात कर ली, उनका पक्ष सुन लीजिए। जेपी धनुपिया जी सुन लीजिए। नहीं सुन लीजिए, कोई बात नहीं, सुन लीजिए। जो कह रहे हैं वो एक बार आप सुन लीजिए, उसके बाद आपके पास मैं आऊंगा। बारी बारी से बोल लेते हैं, व्यक्तिगत हमें में नहीं। ठीक है, लोग बातें कर रहे हैं। चलिए ठीक है, ठीक है, होता सरकार होती क्या? धनुपिया साहब सुन लेते हैं। अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए। कह रहा हूँ उधार का सिंदूर मांगो भर के स्वागत भर गए आप लोग। सर आप फिल्म बना रहे हो बॉलीवुड में, देखिए आप, अरे फिल्म में आप देखिए आपका हासिल क्या होने वाला। चलिए ठीक है, सुन लीजिए, अब तो सुन लीजिए। अरे धनुपिया साहब आपने अब तो सुन लीजिए, अब तो कह लिया, अब तो सुन लीजिए। सास भी कभी बहू थी। ठीक है, डॉक्टर हितेश कहिए। डॉक्टर डॉक्टर हितेश जी, ठीक है, हितेश जी, आपने माना कि बीजेपी के अंदर ही कुछ गलतियां ऐसी थी। धनुपिया साहब की आवाज गिरा दीजिए, मैं माजरत के साथ ही कहता हूँ, आवाज गिरा दीजिए। फेडर डाउन करिए। ठीक है, आप लोग रोते हैं बैठ के। मेरी बात तो कमलनाथ जी के नाम पर बहुत तकलीफ होती है। कमलनाथ जी का बुखार आपको चढ़ा हुआ है, चलो नाम ही नहीं लूंगा। ठीक है, आप अपनी हैसियत में रहिए, अपना काम ठीक है, करिए। धनुपिया जी सुन लीजिए, धनुपिया जी सुन लीजिए, धनुपिया जी अब तो सुन लीजिए। प्रयोग नहीं करूंगा। धनुपिया जी अब तो सुन लीजिए। चलिए ठीक है, उन्होंने आश्वासन दे दिया, आप कमलनाथ जी का नाम ही नहीं लेंगे वो। लेकिन डॉक्टर हितेश जी ये बताइए, आपने खुद माना कि बीजेपी के अंदर ही कुछ ऐसी गलतियां थी, कांग्रेस में क्षमता नहीं थी। ये गलतियां खंडवा में नहीं होगी, जोबट में नहीं होगी, पृथ्वीपुर में नहीं होगी, रैगांव में नहीं होगी, इसकी क्या गारंटी है, या इसके लिए क्या कर रहे हैं आप? सूर्यवंशी जी, जब हम 18 का चुनाव सर्वाधिक मत जीतने के बाद हम विधायकों की संख्या में कम हुए, तो आप सोचिए जनता तो हमको जिताती है, तो हमारा कहीं ना कहीं कुछ है मैनेजमेंट जो हमने पकड़ लिया, हम स्क्रीन पे शेयर नहीं करेंगे। और यही कारण है, आपने देखा होगा लगातार संगठन की बैठकें। सुन लेते हैं धनुपिया जी, सुन लेते हैं। अरे आपकी छवि को ये शोभा नहीं देती धनुपिया जी, आपकी जो छवि है धनुपिया जी, जो आपकी छवि है उसको शोभा नहीं देती है आपकी। नहीं धनुपिया जी, नहीं ठीक है, आपकी छवि अच्छी है, इसको ऐसे ही बनाए रखिए। सुन लेते हैं धनुपिया जी, सुन लेते हैं, धनुपिया जी सुन लेते हैं। सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए प्लीज, सुन लीजिए। हाँ ठीक है, महाराज जी सुन लीजिए। हाँ, तो मैं जो कह रहा था सर, जैसे मैं आपको बताऊं, हमारी 3 यात्राएं हैं। पहली यात्रा जो जिसका जिक्र किया आप लोगों ने, वो इंदौर, देवास, शाजापुर और खरगोन जाएगी। ठीक है, मतलब लगभग 4 जिलों की है। तो ये हमारे भाई जो मंत्री हैं, घर में बैठने के लिए थोड़ा ना, बैंकॉक के लिए थोड़ा ना बने, थाईलैंड के लिए थोड़ा ना बने हुए हैं, कि पता ही नहीं है कहाँ। तो ये जनता के बीच रहेंगे। हमारी यात्रा है जिसमें हमारे जो जिलों में जाएंगे, ग्वालियर, भोपाल, विदिशा, सागर, जबलपुर और टीकमगढ़ और अच्छा आपको पता है कमलनाथ जी कहीं नहीं जाएंगे सर, मैं नहीं पूछ रहा उसके बारे में। अरे वो कहीं हवाई पट्टी से आगे नहीं जाते, उनका वहीं बैठक करके जाएंगे। और तीसरी मैं यात्रा सूर्यवंशी जी बता दूं आपको, ये नहीं बोलने देंगे। धनुपिया जी सुन लेते हैं, धनुपिया जी सुन लीजिए। कमलनाथ जी कहाँ जाएंगे, अजय सिंह कहाँ जाएंगे, उमंग सिंह कहाँ जाएंगे, अरुण यादव आप लोग 12 बजा रहे हो, कुछ नहीं बताओगे। अरे कौन कहाँ जाएगा ये तो जनता डिसाइड करेगी। कौन दिल्ली रहेगा, कौन भोपाल रहेगा, कौन विधानसभा में जाएगा, कौन लोकसभा में जाएगा। सुन लीजिए, ये तो सुन लीजिए, ये तो जनता के हाथ में। कमलनाथ जैसे बेईमानी भ्रष्टाचारी सरकार नहीं है। आप कभी नहीं पूछना कि कमलनाथ जी कब आएंगे, कभी नहीं। अरे आप बताओ क्योंकि कमलनाथ जी का भूत पर सवाल है, 12 बज रहे हैं आपको। कमलनाथ जी के भूत लोग राष्ट्रीय ध्वज का अपमान आप करो, राष्ट्रीय ध्वज का आप अपमान करो, जनता का आप अपमान करो, गरीब मर जाए उनका प्रमाण पत्र मृत्यु को दो नहीं आप। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका धनुपिया साहब, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर हितेश साहब का बहुत शुक्रिया। कौन कहां जाएगा ये जनता डिसाइड करेगी, किसको दिल्ली जाने का मौका मिलेगा, किसको भोपाल में विधानसभा जाने का मौका मिलेगा, ये तो जनता के हाथ में, यानी कि आप लोगों के हाथ में है। लेकिन फिलहाल नेताओं की दस्तक शुरू हो गई है, जनता के दरवाजों पर दस्तक शुरू हो गई है। और एक तरफ बीजेपी की जन आशीर्वाद यात्रा है, दूसरी तरफ प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा भी उपचुनाव वाले क्षेत्रों में दौरे कर रहे हैं। कई सारे मुद्दे हैं, चाहे कोविड की बात की जाए, चाहे बाढ़ बारिश की बात कर लीजिए, बिजली की बात कर लीजिए, कई सारे मुद्दे हैं। लेकिन क्या इन मुद्दों को विपक्ष भुना पाएगी और क्या बिना जमीन पर उतरे भुना लेंगे, ऐसे तमाम सवाल हैं। फिलहाल उपचुनाव का ऐलान तो नहीं हुआ, लेकिन उपचुनाव की तैयारियां दोनों पार्टियों की तरफ से शुरू हो गई हैं। इसी के साथ इस चर्चा में इतना ही। खबरें लगातार जारी, बने रहें।